1 जून 2024 को देश के अंदर लोकसभा के चुनावों की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई, लास्ट फेज के इलेक्शन, और उसके बाद से फिर एग्जिट पोल के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। ये हरियाणा में कुल सीट 10 हैं। उसका जो एग्जिट पोल जी न्यूज़ ने दिया है, ये वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर वायरल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हरियाणा में टोटल सीट 10 हैं। एनडीए को जी न्यूज़ ने 16 से 19 सीटें दी हैं और इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें। ध्यान रखें, सीटें कुल 10 हैं और एनडीए को 16 से 19 सीटें जी न्यूज़ दे रहा है। वहीं एक और देखें, हिमाचल प्रदेश में आपको दिखाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल सीटें 4 हैं और एनडीए को 6 से 8 सीटें यहाँ पर जी न्यूज़ ने दी हैं और इंडिया गठबंधन को 0 सीट यहाँ पर ये दे रहे हैं। इस चोर की तस्वीर तो आप सभी पहचानते होंगे। ये वो चोर है जिसने चंडीगढ़ के चुनाव के दौरान, मेयर के जब चुनाव हो रहे थे, तो कई सारे बैलेट्स को इसने ख़राब कर दिया था और बाद में इसकी चोरी, चूँकि सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे, लोग मौजूद थे, उन्होंने वीडियो वगैरह बना करके वायरल कर दिए थे, वो पकड़ी गई थी चोरी और सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला पहुंचा था। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चोर ने, इसको देख लें, इसकी आंखें देखें, इसकी मूछें और इसके जो ताव हैं चेहरे पर, वो देखें आप। बाद में फिर इसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफ़ी मांगी थी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अधिकारी है। बाद में बीजेपी ने इसको पार्टी से निकाल दिया था। ये वह पीठासीन अधिकारी या और किसी हैसियत से काम कर रहा था उस वक्त। तो अभी हम जब बात करेंगे आगे, इसका रेफरेंस इसलिए दिया है ताकि आप पूरी खबर को या पूरी बात को समझ सकें। एग्जिट पोल के ऊपर मीडिया के लोगों ने राहुल गांधी से यह सवाल किया है। आप सुने राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं। राहुल जी, मोदी पोल, राहुल जी, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उसका। सर कितनी सीटें आई हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। एग्जिट पोल को लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रमुख लीडर या क्या कहते हैं, सुने आप। पोल लीड करती हुई दिख रही है। अब एनडीए, देखिए ये एनडीए है कहाँ? ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते। ये मटका है, समझा ना? ये हमें मालूम है। किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है। ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृह मंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स, डीएम को फोन कर चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते हैं?
मतगणना में गड़बड़ी करना चाहते हो, धमका रहे हो, अपने हिसाब से निर्णय में फेरफार करना चाहते हो आप। ये आपकी डेमोक्रेसी है, ये आपका लोकतंत्र है। तो हमारा सबके ऊपर पूरी तरह से ध्यान है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, इंडिया ब्लॉक। महाराष्ट्र में आंकड़े आप, मुझे मालूम नहीं आंकड़े क्या दिए आपको, हम 35+ जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र हम जीतने जा रहे हैं और हम जीत। अभी आप संजय राउत को सुन रहे थे। संजय राउत बड़े लीडर हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। तो उन्होंने जो बातें कही हैं, बड़ी अहम बातें कही हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, ये कैप्शन हम सीमा से दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। डीएम मीन्स जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। ये अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया हुआ है। जैसा कि अभी संजय राउत कह रहे थे, कल रात से ही सोशल मीडिया पर यह जानकारी है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 150 से ज़्यादा जिला अधिकारियों को टेलीफोन पर बात की। कल 1 तारीख को जब लास्ट फेज के इलेक्शन हो रहे थे, वोट डल रहे थे, उस दिन उन्होंने 150 से ज़्यादा डीएम को फ़ोन पर बात की है। अब क्यों बात की है आप समझ सकते हैं कि जिला अधिकारी जो लोअर लेवल की ब्यूरोक्रेसी होती है, वही काउंटिंग के वक्त काउंटिंग बूथ पर मौजूद होती है और वही प्रमाण पत्र देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं कौन हारा कौन जीता। तो जिला अधिकारी के हाथ में होता है। जिला अधिकारी जिसको चाहें जीत का सर्टिफिकेट दे सकते हैं और जिसको चाहें हरवा सकते हैं। ऐसा लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, वही जानते हैं कि चुनाव के वक्त जब गिनती होती है, वहाँ बहुत सुकून के साथ, बड़ी आसानी के साथ चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी कर दी जाती है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनके साथ में कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, डी राजा और समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पीछे सलमान खुर्शीद और दीगर लोग भी खड़े हुए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है, बिल्कुल हाल की, उसके देखें क्या कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। घोषित न हो जाए, यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है। और अगर आप अंत तक पहुंच कि पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है, उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। फ्रेंड्स, वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, वी वेंट, एज यू कैन सी, दिस इज द थर्ड मल्टी-पार्टी delegation during this process, and my very eminent colleagues from different parties are standing here. I'm not taking names. This multi-party delegation spent time with the Election Commission, and we are very grateful. They gave us time at short notice on 2 or 3 major issues. The most important was the vital importance of counting postal ballots first, of declaring the result of postal ballots first. This is very clearly stated in the statutory rule, Rule 54A, which specifically says that you shall take up and deal with the postal ballots first. First is not my word, it is a statutory rule. This has been understood by the Election Commission over the years,
and in particular the Election Commission elaborated this in 2019 in writing, that even if you start the EVM counting while the postal ballot counting is going on, even then you shall stop the EVM counting if it has reached the end and first declare the postal ballot counting result. This is specifically reiterated in 2019 and other letters of the EC which we read out to them. Our complaint is that this statutory rule and this 2019 guideline has been given the go-by. The Chunav Ayog has now repealed this 2019 practice. The net result is that by a method of practice, EVMs can be counted, and if the EVM counting gets over before the postal ballot, it will still be completed. In other words, the postal ballot counting and result need not be declared first. This, number one, is a very grave and a clear violation of a statutory rule. Number two, you cannot change a statutory rule by a guideline or a letter. Number three, this is the understanding in the guidelines of 2019 of the EC itself, and that can't be repealed. And above all, number four, we all know that the total difference in votes between the two main contending parties in a particular area or even the whole state, let us assume it is X. The postal ballots may be 2X or 3X, outstripping that entire margin for the whole state between two parties. In other words, the result which is north can become south by the postal ballot supposed counting, or east can become west. It is therefore vital that the spirit which underlies Rule 54A, which cannot be amended or repealed, must be followed. There is no problem in stopping the EVM counting even if it has reached the penultimate round, and first declare the postal ballot result and then go on to the EVM. So friends, this is the main complaint. The two other complaints, one of them will be addressed by my friend Mr. Yechuri. It is to direct the counting officials to follow the existing guidelines. We are not asking for new guidelines, but unfortunately what is already stated in the guidelines is not being followed by the counting officers. Thirdly, there are issues which the SP, Samajwadi Party, has raised about officers in certain areas and other issues. They gave us a patient hearing and we are awaiting a strong action. Also on 17C, my colleagues raised issues. As you remember, we had led the earlier multi-party delegation on 17C also. Yeah. Now, Mr. Yechuri, want to add something? Which can I? Yeah. I'll speak in English. These are all ठीक है. मैं ये सब सवाल जो हमने आज उठाया चुनाव आयोग से, ये सब सवाल जो उठाया गया चुनाव आयोग से, ये सब उनके रूल्स और उनके गाइडलाइंस में ऑलरेडी मौजूद है. सवाल ये है कि ये लागू नहीं हो रहे, ये हमारा अनुभव है. काउंटिंग में हर समय परेशानी होती है हमारे काउंटिंग एजेंट्स को. वो जब भी कुछ मांगते हैं इस रूल के तहत, उसे कहा जाता है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिखित में ले आओ. अब ये एक संभव हो नहीं पाता काउंटिंग के समय, तो इस तरीके से कई सारी बातें टल जाती हैं. तो हमने उनसे आग्रह यही किया, जो बातें आपने खुद कही है अपने गाइडलाइंस में, उसको लागू करवाने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दो, या आपके जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ये हिदायत दी जाए कि ये सब लागू हो. उनमें से जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको रेखांकित करके बता दूँगी. मुख्य जो इश्यूज़ है वो हमने यही कहा था कि ये इंश्योर करना चाहिए, नंबर 1, सेफ मूवमेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट्स थ्रू ए CCTV मॉनिटर्ड कॉरिडोर. कहाँ से ले आते, कहाँ से मतलब उसको काउंटिंग टेबल पर रखते हैं, मतलब ये सब जो है, दिस शुड बी थ्रू ए CCTV मॉनिटर्ड कॉरिडोर. नंबर 2, वेरिफिकेशन ऑफ द करंट डेट एंड टाइम डिस्प्लेड ऑन द कंट्रोल यूनिट्स. ये वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये वेरीफाई नहीं होता वो ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलती कि ये वही कंट्रोल यूनिट है जो वहाँ से आया पोलिंग बूथ से, ये बदला नहीं गया. तीसरा, कंफर्मेशन ऑफ द स्टार्ट एंड एंड टाइम एंड डेट ऑफ पोलिंग एंड डेट ऑफ वोटिंग प्रोसेस इन द
the counting agents, वही उसी मशीन से जो आता है डेटा, that has to be confirmed कि कौन से डेट पे उसको शुरू हुआ, ताकि चुनाव का डेट, चुनाव का शुरू होने का समय, अंत होने का समय, ये सब जो है रीचेक करना ज़रूरी है काउंटिंग शुरू होने से पहले। इससे आगे हमने कहा कि ये सब जो स्लिप और टैग्स और कई सारी चीज़ें जो होती है जब आपका ईवीएम सील होता है, ये सब जो है सबको वेरीफाई करके दिखाना चाहिए सबको और सब काउंटिंग एजेंट्स को, और जो उसके आधार पर दैट कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट प्रेस करने के बाद, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के लिए आप बटन प्रेस करने के बाद वो डेट ऑफ द पोल को रिकन्फर्म करना कभी होता नहीं, दैट हैज़ टू बी एंश्योर्ड। तो इस तरीके से हमने यही कहा था कि कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने इंडिपेंडेंट्स हैं, नंबर ऑफ पार्टीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग एंड द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट प्रायर टू द डिस्प्ले of the candidate wise number of votes cast for each candidate, total number of votes cast, that is where the disputes have always arisen. That has to be verified and declared prior to declaring the votes for each candidate. So these are the matters that we said will have to be ensured that they are followed properly, and the observers must be instructed that in case we have our objections, they cannot use the excuse saying that get a instruction from the ECI, but they'll have to follow according to the rule books. So this is the essence of what we have said. Postal ballots you have already explained. Thank you. और दो सवाल सर, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, आपने कहा कि जो पहले के रूल है पोस्टल बैलेट के, क्योंकि आप लोग को बहुत जानकारी भी है रूल्स की, तो पिछली बार जब रूल्स बदल गया था तो लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग का ध्यान है कि पोस्टल बैलेट के दिशा निर्देशों में इन्होंने बदलाव किया है। और सर आप कह रहे हैं कि जब भी अधिकारी लोग बोलते हैं कि चुनाव आयोग से लिखवा कर आइए, इनका पूरा हैंडबुक होता है, क्या उस हैंडबुक के साथ आप अपने इलेक्शन एजेंट को या काउंटिंग एजेंट को नहीं भेजते कि उसी समय दिखा दे दो हैंडबुक इनकी तरफ से जारी किया जाता है? कितने हैंडबुक एक पार्टी इकट्ठा करेगी भाई? एक जगह कितने हैंडबुक है? वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को क्यों नहीं देते? सरकार वो उनकी जिम्मेदारी है ना। थैंक यू। ये अभी लाइव प्रेस वार्ता चल रही थी जो हम आपको दिखा रहे थे। बहुत सारे जो बातें थी जिनको लेकर के खदशे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जा कर के उस पर बात की है। ऐतिहासिक समर्थन जो आपने सोचा नहीं होगा वो समर्थन उत्तर प्रदेश इस बार इंडिया गठबंधन को करने जा रहा है, और केंद्र में सरकार में बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश इस बार रहेगा। मैं डंके की चोट पर कहना चाहूँगा। शुक्रिया अजय राय जी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। डीके, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द एग्जिट पोल रिजल्ट्स फॉर कर्नाटका? I also am in a public life from past 40 years. I think I have contested 10 elections and won 8 elections continuously. And I have conducted so many elections. We also do a survey. We have our own survey done. Our sample sizes will be minimum 40-50,000 per constituency. All these surveys which have been collected, they may be about 5,000, 6,000 and all. Surveys can't be done going to a village, sitting at the headquarters of the village and speaking to people. In a village, there are a lot of places where there will be colonies, there will be women, there will be all sections of the society. Every section of the society has become different. Now there are 3-4 sections. One is caste, one is candidate, one is caste. Lot of things works with the any constituency which comes out for the polling. What they are showing in Karnataka, it is very astonishing. Even in at the assembly time of Karnataka, they showed 80 seats, 90 seats to the Congress. But I was very confident that I'll have 136 seats. That was my perfect this one. Actually, we planned for 141 was my earlier comment. Then I just, due to we had some 4-5 seats, we had some internal issues, so we lost 4-5, but I stick on to 136, and that was the number we had. Now also I am telling you, our number will be more, it will be double digit plus more. Over 2/3 of the seats, we are very confident that the Congress party will win in Karnataka.
effort they are showing. I think this time again they may fail. I would like to convey to you and the party high command, my workers should not lose confidence. They might have created a lot of hangama in the whatever the EVM that is issue that might have happened. By so much discussion is going all over the world on this issue. But I'm very confident the people of this country want a change and change for India. And they have voted. I've just traveled across the country, various other states also. I have spoken to various leaders. All the workers are very confident. I'm like to tell you, even in Dharwad, even in Bangalore, where they see that it is the RSS stronghold, BJP stronghold, where they have not won. Our party cadres are telling that we are going to win Dharwad, we are going to win Dakshina Kannada. When such is the situation, I don't feel that we will lose any in Karnataka. So I would like to assure you that we have done our best, and as far as Karnataka is concerned, India and we doesn't have any alliance with any other political party, but still we have done very well, and we'll have a very, very good number so that we can contribute to the Indian bloc. शुक्रिया शिव कुमार जी का कहना है कि इन्होंने 2/3 सीटें जो हैं कर्नाटक में। यहाँ बता दें, कांग्रेस पार्टी ने अपने जितने भी जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं देश भर में, सबके साथ ये जयराम रमेश सीधे बात कर रहे हैं और उसको इस वक्त यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर लाइव किया जा रहा है। इसके ज़रिए जो एग्जिट पोल के फर्जी नतीजे आए हैं उसको काउंटर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देश के अंदर जो सही पोजीशन है क्या है और लोगों ने जो वोट दिए हैं उसके नतीजे कैसे होंगे 4 तारीख को। क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड है और वो एक पार्टी को फेवर करते हुए तैयार किए गए हैं। तो ये जयराम रमेश यहाँ पर बात कर रहे हैं, सुने थोड़ा सा और। में वो गुंजाइश है कांग्रेस पार्टी को आने के लिए। इसका माने ये है कि 18 सीटें आ सकती हैं कांग्रेस पार्टी को, ये उनका विश्वास है। महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी, नानाभाऊ जी आप बताइए महाराष्ट्र में स्थिति कांग्रेस पार्टी की और एमवीए की क्या है और ये एग्जिट पोल के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा किया आपने रमेश जी की जो कल एग्जिट पोल दिखाया गया था, देश की जनता को भी डराया गया, क्योंकि इस बार जनता की लड़ाई मोदी सरकार के विरोध में थी। इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी थी। वही पिक्चर महाराष्ट्र में भी हमें नजर आ रहा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे लड़ रही है और मैं आपको अभी से दावे के साथ कहता हूँ कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हमारा जो अलायंस जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। इस तरह का माहौल पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि तो आपने देखा होगा कि मोदी जी की और अमित शाह की जितनी भी सभाएं यहाँ पर हुई, उनको कोई रिस्पांस नहीं था। उनके उम्मीदवारों को गांव से भगाया जा रहा था और बीजेपी का नाम लेने से ही लोगों में गुस्सा आ जाता था। मैं पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में, क्योंकि मोदी जी की कृपा से हमारे यहाँ 5 फेज में चुनाव थे, तो 5 फेज में चुनाव होने की वजह से मैं महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर जनरल लोगों से भी चर्चा किया, छोटे व्यापारियों से भी चर्चा किया। किसानों में तो इतना गुस्सा था महाराष्ट्र के कि बीजेपी पार्टी नहीं होना, इस तरह की भूमिका किसानों के में भी थी, युवाओं में भी वही गुस्सा था। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जो और मैं रमेश जी, आपने कल जो वक्तव्य किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से कलेक्टर 150 कलेक्टर को जो धमकाया जा रहा है, वो बात सही है कि ये हार रहे चुनाव, लेकिन एग्जिट पोल के माध्यम से जनता को इंडिया अलायंस को डराने की कोशिश और कुछ तो भी घपला करने का इन लोगों का मानस होगा। और हम लोगों ने भी, हमने सभी हमारे कैंडिडेट को और हमारे सभी संगठन को अलर्ट कर दिया
कि आखिरी की जो ईएम मशीनों की काउंटिंग होते तक कोई बाहर निकलेगा नहीं और अपनी कोई अपने कुर्सी से हटेगा नहीं। पूरी ताकत के साथ वहां पर लगे रहना है और कोई भी हालत में, क्योंकि जो पब्लिक का जो मत है, पब्लिक का जो मानस था, मोदी की सरकार वर्सेस पब्लिक, ऐसी जो लड़ाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र ने उसी लड़ाई को ताकत दी है। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साहब महाराष्ट्र की जनता ने करके रखा है, यही आपको देखने मिलेगा। और ये जो एग्जिट पोल इसमें कोई डर हमारे में नहीं है। जो लोगों का जो आज भी अगर ये सर्वे करवा ले कोई मीडिया करे तो इनको लोग गुस्से से मारेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। ये लोग आम पब्लिक भी अनम्यूट हो गया। लिंगिया हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी। सुक्खू जी, हिमाचल के बारे में जो एग्जिट पोल आया है, आपका क्या कहना है? सुक्खू जी, नमस्कार सर। बोलिए, एग्जिट पोल के बारे में जो नतीजे आए हैं, आपका क्या कहना है उनके बारे में? हिमाचल में 4 सीटों में टफ फाइट है पार्लियामेंट के, और 2 सीटों में कांग्रेस का एज है, और इवन अनुराग ठाकुर जी को भी टफेस्ट फाइट है। और आगे पर ये जो एग्जिट पोल आया है, फील्ड पोल कुछ और बोलता है, एग्जिट पोल कुछ और बोलता है। हम तो फील्ड के लोग हैं, फील्ड में हमने देखा है, और 6 की 6 हम अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। तो आप 4 तारीख को देखना, उस समय आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2 सीट्स हम एज पर है और 2 में हमारा टफेस्ट कंटेस्ट है। मेरा ख्याल है ये एग्जिट पोल ना पिछले आंकड़े देखकर कैलकुलेट करके कर रहा होगा, लेकिन फील्ड की रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग हमारे बीच में आते थे, जितनी रैलियां हमारी हुई, चाहे राहुल जी ने की, प्रियंका जी ने की, खूब भीड़ उमड़ी और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति है। तो इसमें 2022 में भी एग्जिट पोल ने हमको सिर्फ 25 सीटें दी थी असेंबली इलेक्शन में, लेकिन आई 40 थी। तो यही एग्जिट पोल था जब हम असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वहाँ 2 सीटों पर एज लेकर आगे बढ़ रही है, 2 में टफेस्ट है। 6 में से हम 5 सीटें विधानसभा की जीते, 1 में। शुक्रिया सुक्खू जी। हमारे झारखंड के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। हाँ राजेश जी, बोलिए। नमस्कार सर। ये एग्जिट पोल है सर, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और जिस तरह से एक नॉन बायोलॉजिकल आदमी ने एक हम पे साइकोलॉजिकल वार करने का प्रयास किया है, इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस तरह से देखा आपने आज तक जैसे चैनल पे झारखंड के बारे में दिखा रहे थे कि CPI-ML को 2 से 3 सीटें आएंगी, जबकि CPI-ML हमारे इंडिया गठबंधन में 1 सीट पर लड़ रहा है। तमिलनाडु के बारे में दिखा रहे थे कि 9 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, 13 से 15 सीट दिखा रहे थे। और कई ऐसे चैनल हैं जिन्होंने अनाप शनाप अनर्गल दिखाने का काम किया है। ये सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे नेताओं को मोरली कहीं ना कहीं परेशान करने का प्रयास किया गया है। लेकिन हम समझते हैं जिस तरह से हम लोगों का तो प्रदर्शन हुआ है और जो हम लोगों ने अपना काम किया है, और जिस तरह से गारंटी कार्ड जो यहाँ पर बंटा, और आप तो खुद थे साथ में, आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी, उस दरमियान जिस तरह से लोगों से मिले थे, उसका एक अलग से प्रभाव दिख रहा था। क्योंकि चुनाव के दरमियान तो हमने ये कोशिश की कि सभी नेता हमारे यहाँ आए, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, राहुल जी आए, प्रियंका जी आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पवन खेरा जी आए, सुप्रिया श्रीनेत जी आई। तो वो सब तो ठीक है, वो सब तो चुनावी जो हिस्सा था वो हुआ है। अब तो मुझे बहुत अच्छा पड़ा है। संविधान की बात हम लोग कर रहे थे सर, उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। और हम ये कह सकते हैं कि जो वो हमने बात की थी उसका हमें बहुत फायदा मिलेगा। जो ST SC के जो सेक्शन हैं, जो माइनॉरिटीज के सेक्शन हैं, और जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, वो बहुत परेशान है। ये एक हमारी
चुनाव अलग बात है, लेकिन वो वैसे भी बहुत परेशान है। और उसको जो गारंटी कार्ड आपने दिया है, उसमें जो महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की है, युवाओं के रोजगार 30 लाख की बात की है, उसका बहुत फायदा मिलने वाला। मैं ये कह सकता हूं कि मैं 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस यहाँ जीतेगी। और ऐसे अगर बहुत नॉमिनल साइड में करना है तो 4 में +1 +-1 कर सकते हैं कि हम 8 से 10 सीटों पर पूरी। तो जो मीडिया ने एग्जिट पोल किया है उसको काउंटर करने के लिए जयराम रमेश सीधे अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे बात कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल क्या है, असल नतीजे कैसे होंगे, उस पर वो फोकस कर रहे हैं। ये भीम आर्मी के लीडर हैं चंद्रशेखर, एक अच्छे होनहार नौजवान है और नगीना से ये चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से। वहाँ से जीतने की इनकी पूरी उम्मीदें हैं। देखें आप कितनी सादगी के साथ वो बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं यहाँ पर। ये वीडियो चंद्रशेखर का सोशल मीडिया पर वायरल है, सोचा आपको दिखाएं इसको। गर्मी, ख़राब मौसम और चुनावी सरदर्दी के बीच इस बच्चे का खूबसूरत डांस देखें आप। दिल खुश, इसका डांस देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। बता दें कि अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द ग्रेट मुगल किंग, उनकी घोड़ी का नाम भी दिल खुश था। यहाँ इस बच्चे को देख करके आप अपना दिल खुश कर सकते हैं। ये खातून सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती हैं, इन्होंने धमाल मचाया हुआ है। बीते वक्त में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर और एक सेलिब्रिटी की तरह हुई हैं। इंडियन हैं जो यूएई में शिफ्ट हो चुकी हैं पूरी तरह से, भारत इन्होंने छोड़ दिया है। वो वक्त वक्त पर कुछ वीडियोस बनाती हैं और मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी और उनके लोगों पर बहुत ज़ोर के हमले करती हैं। सुने क्या कर रही हैं वो 4 जून को जो गिनती होगी उसको लेकर के। ये जितने मोदी के मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी 4 जून के बाद ब्रेक डाउन हो जाएगी, दीदी का 4 जून के बाद अकाउंट बंद हो जाएगा, दीदी 4 जून के बाद क्या करेगी। पहली बात लल्ला, तुमने अपने दौरपल्ली में से हमारा दहेज का पैसा देना है, तुमको काहे इतनी टेंशन हो रही है हमारी। और दूसरी बात, अनलाइक तुम्हारे पॉपो के पपीज से भरी गोदी मीडिया, दीदी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल उसूलों पर चलती है। तो ध्यान से सुनो, समझो बहुत आसान है कि अगर एक बड़ा देश एक छोटे देश को सप्रेस कर रहा है तो दीदी छोटे देश के साथ खड़ेगी। अगर उस छोटे देश की सरकार उस देश के गुट को सप्रेस कर रही है तो दीदी उस गुट के साथ खड़ेगी। अगर उस गुट की एक ऊंची जात किसी छोटी जात को सप्रेस कर रही है तो दीदी उस छोटी जात के साथ खड़ेगी। और अगर उस छोटी जात का मर्द एक औरत को सप्रेस कर रहा है तो दीदी उस औरत के साथ खड़ेगी। क्योंकि सरकारें आएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिखरेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए। देखो तो दीदी जनता के सवाल करती आई है, दीदी जनता के सवाल ही रखेगी आगे भी। अब हम पत्रकार तो नहीं है, लेकिन देखो पत्रकारिता का एक असूल होता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ताकि सत्ता की अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तो दीदी 4 जून से पहले जो करती आ रही है, दीदी 4 जून के बाद भी वही करेगी। दीदी सत्ता से सवाल करती आ रही है, दीदी सत्ता से सवाल करेगी। दीदी जनता के सवाल पूछती आ रही है, दीदी जनता के सवाल पूछेगी। दीदी सत्ता से अकाउंटेबिलिटी मांगती आ रही है, दीदी सत्ता से अकाउंटेबिलिटी मांगेगी। दीदी जनता की आवाज बनती आ रही है, दीदी जनता की आवाज बनेगी। अब चाहे सत्ता में तुम्हारे अब्बा हो या फूफा, उससे दीदी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तू तो सिर्फ एक तरफ की न्यूज बोलती है, तू तो सिर्फ एंटी गवर्नमेंट बोलती है। 4 जून के बाद भी बोलूंगी, जा। रिलैक्स बॉयज पेज का कॉन्सेप्ट और नींव नहीं बदल रही है, गोदी मीडिया थोड़ी हूँ। चलते चलते ये भी देख लें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने के लिए वो निकल पड़े हैं। आज उनको सरेंडर करना है, जेल वापस जाना है। तो देखें वीडियो। धक्का
केजरीवाल ने सरेंडर करने के लिए पहुंच गए थे हाट जेल। 5 जून को उनके एप्लीकेशन पर जो नियमित जमानत के लिए एप्लीकेशन लगी हुई है उस पर सुनवाई होगी। बहुत मुमकिन है उस वक्त उनको जमानत मिल जाए और 5 जून तक ये चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी साफ़ हो चुकी होगी सारी तस्वीर। तो अभी तक की जो कुछ अहम ये घटनाक्रम थे आज देश के, वो हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल पूरी तरह फ्रॉड है, फेक है, उसको कोई अहमियत देना नहीं चाहिए किसी को भी। जो नतीजे आएंगे वो 4 जून को आएंगे। 4 जून को नतीजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह के नतीजे वो जारी करते हैं। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं जिलाधिकारियों को धमकाने की, अगर जिलाधिकारियों को धमका दिया जाता है, उनको अपने फेवर में ले लिया जाता है, तो नतीजे बहुत आसानी के साथ बदले जा सकते हैं। अब ये उस पर जनता कैसा रिएक्ट करेगी वो देखना होगा। बने रहिए, देखते रहिए TGN न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।